अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो आम तौर पे आपसे छुपाई जाती हैं, जो अमूमी तौर पे आपके साथ शेयर नहीं की जाती हैं, ऐसी खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिलखुसूस रोज़नामा 92 न्यूज़ में जो खबरें पब्लिश हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं काजी नदीम इकबाल, लाहौर से ही हनीफ खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से रहम यूसुफजई, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं कासिम नवाज़ अब्बासी, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी। तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। काजी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पिछले 11 साल के दौरान और बिलखुसूस महकमों के अंदर जो कुछ होता रहा, उसमें जो ऑडिट पैराज लगाए गए थे, अब मौजूदा हुकूमत ने उनसे मुतालिक तफसीलात तलब की हैं, लेकिन ये जो एहतसाब की बात हो रही है, उन पैराज में जो ऑफिसर्स थे या जो मुताल्लिका लोग थे जिनसे बेज़ाब्तगी हुई है, उनमें बहुत से ऐसे हैं जो अब उस ओहदे पर नहीं हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब पाकिस्तान में भी नहीं हैं। पॉलिसी क्या अपनाई जा रही है हुकूमत की जानिब से? देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई 1.5 माह कबल ये हदायत जारी की थी कि ऐसी बात सामने लाई जाए जिससे ये साबित हो कि फ़ाइनेंशियल मैटर्स में बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तियाँ कहाँ से शुरू होती हैं और ये ऊपर तक कैसे पहुँच जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ वालों से जो चीज़ें सामने आईं, उनमें एक रिपोर्ट मुरतब की गई और उस रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि मुस्तक़बिल में माशी मामला जो हैं वो शफाफ रहें, तो सबसे पहले वो ज़रूरी है कि वो सरकारी इदारों के जो अखराजात हैं उनके मामला को देखे। ऑडिट करने के लिए लोग आते हैं तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो महकमे सोचते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन की हद तक रहेगा, हम इसको टैकल कर लेंगे, लेकिन वो टैकल नहीं कर पाते। जब वो टैकल नहीं कर पाते तो वो एक ड्राफ्ट पैरे की सूरत में सामने आ जाता है और ड्राफ्ट पैरे के लिए जो मुतलका इदारे का सेक्रेटरी है, चाहे वफाकी है चाहे सूबाई है, वो अपने मुतलका जो हुकाम हैं, अपने मतहत जो लोग हैं, उनको कहता है इसको सेटलमेंट करवाने के लिए रिकॉर्ड फराहम किया जाए। उस रिकॉर्ड की फराहमी के बाद भी अगर ऑडिट की टीमें जो हैं उससे सेटिस्फाई नहीं होती तो वो फिर ड्राफ्ट पैरे की सूरत में सामने आ जाता है और वो जो ऑडिट पैरा बनता है और वो असम्बली में आके डिस्कस होता है। यही वजह है कि असम्बलियों में जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि अगर आपने माली मामलात में शफाफियत रखनी है तो बेस से शुरू किया जाए, और बेस जो हैं वो हैं इदारे। तो इदारों की जो बेस है उसको बेहतर करने के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जाए जिसमें बताया जाए कि ऐसा तरक्याती काम जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं है उसको किसी तौर पे भी, किसी के कहने पे भी शुरू ना किया जाए। रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म को ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता 10 से 11 सालों के दरमियान ऐसे ऑडिट पैरे मौजूद हैं जो कि सेटल नहीं हो सके, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि बेशतर लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और उनमें से बैरून मुल्क हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उन तमाम की तफसीलात फराहम की जाएँ। सिर्फ सियासतदान ही क्यों, माशरे का हर वो शहरी जो कि पाकिस्तानी शहरियत रखता है और वो पाकिस्तानी कानून के तहत पाबंद है, जवाबदेह है, उसको इंसाफ के दायरे में आना चाहिए। इस सिलसिले में जो रिपोर्ट मांगी गई है उस हवाले से तमाम वफाकी वजारतों को, वफाकी वज़रा को, वफाकी इदारों को और सूबाई इदारों-ए-हुकूमतों को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 2007 से लेकर 2018 तक की अपनी अपनी रिपोर्ट मुरतब करें, जिसमें ये भी निशानदेही करें कि ये जो मामला हैं ये सेटल डाउन क्यों नहीं हो सके, और अगर रिकवरी करनी थी तो रिकवरी करने वाले लोगों ने इसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं किया। ना सिर्फ रिकवरी करने वालों की निशानदेही की जाए बल्कि इस अमर की भी निशानदेही की जाए कि जिन लोगों की वजह से हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के या दीगर सूबों के ख़जाने को चूना लगा है, उनके ख़िलाफ़ आइंदा क्या करना है। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में अपने दौरा लाहौर में ये बात वाज़ेह कर दी है कि शफाफियत बिलखुसूस जो माली मामलात में उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो इदारे जिनके केसेस नए में जाने चाहिए कवायद के तहत जाएँ और मेरिट पे जाएँ, किसी की इस हवाले से टांग नहीं खींची जानी चाहिए, और वो इदारे जिनके केसेस एंटी करप्शन में जाने हैं मुतलका इदारे जो हैं वो भेजें। इस सिमन में सूबाई इदार-ए-हुकूमत में भी अहकाम मसूल हो चुके हैं और हमारे सोर्सेज बताते हैं इस सिलसिले में फ़रिश्तें जारी की मुरतब की जा रही हैं जो आइंदा 10 से 15 दिनों में
वफाक के साथ शेयर की जाएंगी और वफाकी सतह पर एक पॉलिसी मरतब होगी जिसके ऊपर तमाम सूबे भी इम्प्लीमेंट करने के पाबंद होंगे। भट्टी साहब, मैं आपको और बाजी साहब ये बताता चलूँ कि हमारा कि अच्छा इकदाम है। हम ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से उनकी टीम ने बहुत अंत तक मेहनत के बाद मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई इदारों का उन्होंने ऑडिट किया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि PSC में जाकर मामला सेटल होते रहे हैं। अब जो ये वफाकी हुकूमत की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई है, क्या इन ऑडिट पैरास को दोबारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा या FIA या नैब को भिजवाया जा सकता है कि इन बेज़ाब्तियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें? देखिए भट्टी साहब, इस हवाले से ना दो तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। एक ये कि ऐसे लोग जो इदारों से रिटायर हो चुके हैं और बैरून मुल्क हैं, उनको कानून के मुताबिक मुल्क में ला के एहतसाब के दायरे में लाया जाए और उनसे रिकवरियाँ की जाए। दूसरी पॉलिसी ये है कि ऐसे मामला जो कि सेटल नहीं होने चाहिए थे लेकिन सियासी असर रसूख की बिना पर वो सेटल डाउन हो गए, उनको रीओपन करके मुतलका कमेटियों के पास भेज दिया जाए। मैं यहाँ पे ये बात भी बताना चाहता हूँ, हुकूमत पंजाब का एक खुद मुख्तार इदारा है औकाफ पंजाब, औकाफ व मजहबी अमूर, जिसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से फ्रांसिक ऑडिट शुरू हो चुका है। ये बताता चलूँ, ये इदारा 1970 की दहाई में जब बना उस वक्त से लेके अब तक इसका कभी ऑडिट ही नहीं हुआ। इसकी वजह से वहाँ पे में माली बेज़ाब्तियाँ पाई गई और हुकूमत पंजाब के सोर्सेज ये भी बताते हैं, सिर्फ औकाफ ही नहीं, पंजाब सोर्स बोर्ड और दीगर ऐसे इदारे भी हैं जिन्होंने काजी साहब आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका, आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है और FIA की जानिब से अब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अपने स्पीचेस में बारहा तज़किरा करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, हवाला हुंडी जो है इसकी बेखकनी करनी है। पॉलिसी अब क्या है, लाहे अमल क्या है? प्लान्स तो पहले भी बहुत होते रहे, इजलास भी पहले बहुत होते रहे, लेकिन जदीद खतूत पे कैसे उस्तवार किया जा रहा है इस मामले को लेकर? फैसल देखिए, आलमी सतह के ऊपर फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेत मुख्तलिफ दीगर आलमी इदारों की भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहे इस हवाले से कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मौसर इकदाम करने चाहिए। लेकिन उसके साथ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से गुज़श्ता 2 से 2.5 माह के दौरान बहुत सख्त अहकाम दिए और मुतलका इदारों को अपना रोल प्ले करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए। इसी सिलसिले के अंदर FIA का सबसे बड़ा रोल है कि अगर हमने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करनी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नए रेगुलेशन वज़ा की, उनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को भी मजीद मुस्तहकम किया गया कि अब इस मामले को हर सूरत रोकना है। जहाँ पर हमें आलमी सतह के ऊपर कुछ मुश्किलात का चैलेंज इसका सामने, वहीं पर मुल्की दौलत लूटने वाले शख्सियात, मुख्तलिफ कारोबारी उसके अंदर हो, टैक्स चोरी में मुलविस हों या सरकारी रकम मुख्तलिफ मनसूबों के अंदर लूटने वाले अफराद हों, वो अल्टीमेटली इस रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं। पाकिस्तान को और गर्ज आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक से मालूमात हासिल करने का मुआहिदा का जो इफेक्टिव हो चुका है, मालूमात हासिल हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी ये प्रैक्टिस जारी थी जिसको रोकना लाजिम था। और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ कुछ और प्रैक्टिसेस भी हो रही थी जिसके अंदर DTH की फ़रोख्त का मामला है, उसके साथ साथ बिटकॉइंस की करेंसी का मामला है। तो इन सारे मामलात के अंदर अल्टीमेटली मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होती थी। इस सिलसिले के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने DG FIA बशीर मेमन को 3 रोज़ कबल उनसे ब्रीफिंग ली और उनको वाज़े तौर के ऊपर अहकाम जारी किए कि FIA मुल्क भर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से क्रैक डाउन का आगाज़ करे और इस सिलसिले के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपडेट भी रखा जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ने अहकामात के बाद DG FIA बशीर मेमन साहब ने 11 दिसंबर को FIA हेडक्वार्टर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस सरकारी दस्तावेज जो हमें मसूल हुई, इसके मुताबिक इस 11 दिसंबर को DG FIA बशीर मेमन साहब की सरबराही में होने वाली इस इजलास में तमाम FIA के डायरेक्टर्स को मदऊ किया गया था और उनको वाज़े तौर के ऊपर ये DG FIA बशीर मेमन साहब की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि अब हमने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हतमी कार्रवाई का आगाज़ करना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर के ऊपर अहकाम दिए हैं, तो लिहाजा एक पूरा प्लान मुरतब किया है जिसके नतीजे में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इसमें बताया गया कि जो ऐसे लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में मुलविस हैं, हवाला या हुंडी का कारोबार करते हैं, वो चारों सूबों में स्पेशली जो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स इसमें शरीक हुए थे, पेशावर के डायरेक्टर थे, कराची के थे, कोयटा के थे, लाहौर के थे, उन सबको ये वाज़े तौर के ऊपर अहकाम जारी की गई कि हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी क्रैक डाउन का आगाज़ किया जाए और उसके साथ DTH सेटेलाइट के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ एक और अहम जो डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से FIA को दी गई है, FIA गुज़श्ता
10 माह से बैरून मुल्क यानी स्पेशली दुबई के अंदर जायदादें बनाने वालों के अफराद पाकिस्तानियों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर रहा है। मालूमात FIA को मसूल हो चुकी थी। FIA ने अपने सोर्स के जरिए से ये मालूमात हासिल की थी कि दुबई के अंदर कौन कौन से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये जायदादें बनाई। उन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर FBR की जानिब से उन मुतलका अफराद को नोटिस भी अरसाल किए गए, लेकिन कार्रवाई आगे मौसर तरीके से नहीं बढ़ पा रही थी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इस बात पर फोकस है कि अगर FIA के पास वो तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, FIA को रिकॉर्ड मिल चुका है और FIA को माजी के अंदर FPR की जानिब से मुतलका तावन भी हासिल नहीं था। अब FIA और FBR सेम पेज पर हैं, लिहाजा FIA को दुबई के अंदर जायदादें रखने वाले अफराद जिन्होंने अपनी इन जायदादों को ताहाल जाहिर नहीं किया था, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के जरिए से एमनेस्टी स्कीम अपनी असासों को क्लियर नहीं किया था, उनके खिलाफ FIA मौसर तरीके से कार्रवाई करे। और इस सिलसिले के अंदर भी इसी डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर DG FIA बशीर मेमन साहब की जानिब से डायरेक्टर्स को हिदायत दी गई कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ दुबई के अंदर जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज किया जाए। और इसके साथ साथ जो बिटकॉइन करेंसी का मामला है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर ये एक्टिविटी भी जारी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी हासिल न होने के बावजूद बिटकॉइन करेंसी की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इसके अंदर भी FIA के साइबर क्राइम विंग की जो मदद हासिल की गई थी। कुछ जगहों का FIA ने इनिशियली डाटा भी हासिल कर लिया कि किन किन शहरों में कौन कौन से अफराद इस काम में मुलविस हैं। बिटकॉइन करेंसी के अंदर भी अल्टीमेटली फिर बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से भी इन डायरेक्टर्स को DG FIA की जानिब से हदायत की गई कि बिटकॉइन करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाए और उसकी तमाम तर तफसीलात DG FIA को अरसाल की जाएंगी। इस इजलास के अंदर DG FIA ने एक खसूसी परफॉर्मा तमाम डायरेक्टर्स के हवाले किया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, हवाला रोंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ, उसके साथ बिटकॉइन करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ और उसके साथ दुबई के अंदर जिन पाकिस्तानियों ने जायदादें बनाई और वो गैर कानूनी जराए से बनाई गई, उनके खिलाफ जो कार्रवाई यौमिया बुनियादों के ऊपर जो भी एक्शन किया जाएगा उसकी रिपोर्ट तमाम डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर को अरसाल करेंगे और वीकली बेसिस के ऊपर ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से शेयर की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट मामला है चूंकि जनवरी और फरवरी के अंदर दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी इन मामलात का जायजा लेना है और पाकिस्तान को खुद भी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जिस नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना है उससे बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अभी एक्शन लिया और DG FIA को मेरे ख्याल में अब ये फाइनल और हतमी ये अहकामात दिए गए हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। पेशावर का रुख करते हैं। रहम यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। रहम, आपकी खबर है खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी और स्कूलों का मयार जवाल पजीर है। PTI की हुकूमत ने एक मिसाल के तौर पे पिछले इंतखाबात में पेश किया था कि जो तालीमी मैदान में KP में कारकर्दगी रही है, लेकिन आपकी खबर तो कुछ और ही बता रही है। क्या मयार है तालीम का खैबर पख्तूनख्वा में? बहुत शुक्रिया। देखिए, सब पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलाखिर 6 साल बाद ये बात मान ली कि यहाँ पर अभी भी तालीम में कुछ करना अभी बाकी है, बहुत कुछ इन्होंने करना है। लेकिन जो गुज़िश्ता 5 साल का दौर इसका गुजर गया, उसके बाद अब ये इनका जो है 6ठा साल जारी है और यहाँ पे तालीम के नाम पे उन्होंने वोट भी लिए थे और सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी जो नाफिज की थी वो भी तालीम में नाफिज की थी, क्योंकि सूबे में जो स्कूलों की हालत इज़ार थी वो बिल्कुल काबिल रहम थी। इसके अलावा जो मयार तालीम था वो इंतहाई ख़राब था। तो इस वजह से इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि हम महकमे तालीम को बेहतर करेंगे, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, साबका हुकूमत ने भी और मौजूदा हुकूमत में काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की, काफ़ी मनसूबे शुरू किए। लेकिन इसके बावजूद जो कल रिपोर्ट आई है, कल महकमे तालीम ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है और 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले में जो रिपोर्ट भी है उसमें अजीब और हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं कि अभी भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं उसमें कम से कम 43% ऐसे बच्चे हैं जो एक आसान उर्दू जो है वो भी नहीं बोल सकते और उसका एक आसान उर्दू में जो कहानी है वो भी नहीं पढ़ सकते।
सके। इसके अलावा 47% ऐसे बच्चे हैं जो कि आम से हिंसों का मनफी या जमा भी नहीं कर सकते। तो ये हैरानकुन। इसके अलावा जो इंकशाफात है वो ये कि हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में क्लास अव्वल के जो 21,000 ऐसे क्लासरूम है जो बैठने के काबिल ही नहीं है, यानी वो भी उसकी हालत जार इतनी ऐसी नागुफ्तबी है कि वहाँ पे बच्चे उनको जो है बहुत ही पुअर एनवायरनमेंट वहाँ पे उनको वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने अभी शुरू किए हैं। और आज जो कि इमरान खान का भी दौरा है, पेशावर के दौरे पर है, तो उनको भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा कि महकमे तालीम में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके बाद जब इनको अभी साथ जो कबायली अजला की शमूलियत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए, तो वहाँ पे एक और चैलेंज खैबर पख्तूनख्वा में तालीम को सामने आ रहा है, क्योंकि कबायली अजला में तालीम का जो बेड़ा है वो इंतहाई घर के वहाँ पे जो हालत है वो बिल्कुल जवाल पजीर है। 6,000 ऐसे स्कूल है जिनमें बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, जिनके लिए भी इन्होंने इकदाम उठाने हैं। और साथ में जो खैबर पख्तूनख्वा जो पहले से इन्होंने 5 साल इस महकमे तालीम में काम किया, इनमें भी मजीद काम करना है। रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि अभी भी 90% ऐसे स्कूल है प्राइमरी के कि जहां पे असातिज़ा की तादाद 4 से कम है, और क्लासरूम में एक क्लास की तादाद जो है वो 40 से ज्यादा है, किसी में 60 से किसी में 70 बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो एक ही स्कूल में एवरेज के हिसाब से जो 150 और 200 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ 4 असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो इंतहाई रोज बरोज गिर रहा है। और खासतौर पे जो 5 साल से लेकर 9 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं इस वक्त वो भी खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। इसके अलावा जो 10 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हैं वो 12 लाख बच्चे सिर्फ इस वक्त सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकी वो निजी स्कूलों से रुजू करते हैं। इसके अलावा इसी उम्र के जो है 10 लाख बच्चे बाहर हैं, यानी जो हमने पहले स्टोरी की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में 18 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है, उस बात का भी महकमे तालीम ने एतराफ़ किया कि बिल्कुल हमारे बारहा स्कूल दाखिला मुहिमात के बावजूद बच्चे जो है वो अभी भी स्कूलों से बाहर है, जिनके लिए इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक स्कूलों से और निजी स्कूलों से मदद लेकर अब उन बच्चों को वाउचर स्कीम के जरिए दोबारा स्कूलों में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका भी जो खर्चा है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से वहां पे स्कूलों में लाया जाए और उनकी पढ़ाई जो है जारी रख सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मिडिल स्कूलों की तालीम का मयार है वो भी जवाल पजीर हो रहा है, क्योंकि मिडिल स्कूल आपके प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल लेवल जो है वो इंतहाई जरूरी होता है मैट्रिक के लिए। तो मिडिल स्कूल की हालत जार ये है कि अभी भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मिडिल स्कूलों में इस वक्त 5 लाख ऐसी जो है वो खामियां हैं और उनमें कमरे उनमें रिक्रूटमेंट करनी है, असातिज़ा की कमी है, जिसकी वजह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त भी 65,000 असातिज़ा की कमी है। अगर इन असातिज़ा की कमी को पूरा करना है आलमी मेयार के मुताबिक तो 65,000 मजीद जो है असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए। इसके अलावा जो लर्निंग है, खास तौर पे 8 लाख बच्चे ऐसे इस वक्त हमारे बच्चे ऐसे माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं जो तालीम हासिल करने के लिए साजगार ही नहीं है। ऐसे बच्चे हैं 8 लाख जो जाते तो हैं स्कूल में, लेकिन कोई कुछ अता पता नहीं चलता कि वो किस माहौल में पढ़ रहे हैं, कौन उनको पढ़ा रहा है। इस बात का खुद एतराफ़ किया महकमे तालीम की अपनी इस रिपोर्ट में। सही रहम यूसुफ, ये बताइएगा कि लाखों बच्चे खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल जाने से महरूम हैं। जो बच्चे स्कूल में दाखिल हुए वो कम म्यार तालीम की वजह से उनकी उस तरीके से उनकी तरबियत नहीं हो पा रही। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो सारी वर्किंग की गई है, जो फाइंडिंग्स है आपकी स्टोरी की, क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वज़ीर तालीम भी इस सूरत हाल से आगाह हैं? अगर आगाह हैं तो क्या स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को स्कूल लाने के लिए और म्यार तालीम को बेहतर बनाने के लिए कोई प्लान तैयार किया गया है? बिल्कुल, कल इन्होंने अपनी जो 100 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश है उसमें अगले 5 साल के जो हदाफ इन्होंने बताए हैं उनमें एक बात सबसे काबिल गौर थी और सबसे पहले उन्होंने ये बात की थी कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं गुर्बत की वजह से या उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से, तो उनके लिए सबसे पहले उनका प्लान ये था कि 2023 तक हमारे जो सरकारी स्कूल हैं खासतौर पर प्राइमरी और मिडिल स्कूल के उनको ये लोग स्टार कैटेगरी में डाल रहे हैं। जिस तरह के होटल में हमने सुना है कि 5 स्टार 3 स्टार, इस तरह उन्होंने सरकारी
स्कूलों को अब स्टार कैटेगरी में ला रहे हैं, ताकि जो वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, हम उनके सामने तमाम सरकारी स्कूलों को रख दें और सरकारी स्कूलों का मयार को बेहतर से बेहतर करके, ताकि ये बच्चे वहां से अट्रैक्टिव हो और सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए राग़िब हो जाए। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले जो स्कीम इन्होंने शुरू करना है वो स्टार है कि कोई भी स्कूल में अगर हर तरीके से, हर किस्म की सहूलियात से मुयसर हो, वहां पे सफाई के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, असातिज़ा के लिहाज से, तो उन स्कूल को 5 स्टार मिलेंगे, जबकि दूसरे स्कूल जो सरकारी होंगे उनको 3 स्टार और 4 स्टार इसी में तकसीम होगी उनकी, जिसकी वजह से वालिदैन भी राग़िब होंगे और वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। इसके अलावा 2023 तक इन्होंने मिडिल लेवल के स्कूल में 5 लाख तक जो है वो रिक्रूटमेंट करनी है असातिज़ा समेत, और इसके अलावा 3 लाख बच्चों को इन्होंने स्कूल में एनरोल करना है। 2023 तक इनके जो अहदाफ है वो उसमें मेन जो फोकस है वो है बेसिक लर्निंग पर, और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, यानी निजी स्कूलों से जितना ये लोग जान छुड़ाना चाह रहे थे, जिसके लिए प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई ताकि उनको भी कंट्रोल किया जाए, लेकिन बिलाखिर दोबारा उसकी तरफ जाना पड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा महकमे तालीम को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रोजनामा 92 न्यूज़ में एक और खबर पब्लिश हुई है। मरियम औरंगजेब ने सरकारी फंड से पार्टी मुहिम चलाई। 8 इल्ज़ामात हैं जो साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा पर लगे हैं, और इन 8 इल्ज़ामात को लेकर इस वक्त नैब तहकीकात भी कर रहा है। PTV में गैर कानूनी भर्तियाँ की, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल को फ़ायदा पहुँचाया, और भी बहुत सी बातें हैं। कासिम नवाज़ अब्बासी, आपकी ये खबर है, बताइएगा दीगर इल्ज़ामात कौन से हैं और तहकीकात किस तरीके से हो रही हैं। जी बिल्कुल, फैसल अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब पर जो है 8 इल्ज़ामात लगाए गए, जो जब वो इक़्तिदार में थी तो 3-4 दिन कबल नैब की जानिब से एक अलामिया भी जारी किया गया था कि जिस पे ये बताया गया था कि मरियम औरंगजेब के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का सिलसिला शुरू हो गया है। जबकि हमने इन जो भी मरियम औरंगजेब पे इल्ज़ामात लगाए गए 8 मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं, उनकी हमने तफसीलात जो है वो हासिल कर ली हैं। सरकारी दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद है। मरियम औरंगजेब पे पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जो उन्होंने अपने दौर में सरकारी फ़ंड से पार्टी मुहिम चलाई, और इस पार्टी जो मुहिम चलाई इसमें मरियम औरंगजेब और इसमें मरियम नवाज़ भी शामिल है, और उनके ज़ुबानी अहकामात पर जो PIO ने मुख्तलिफ़ कंपनियों, एडवर्टीज़मेंट कंपनियों को मुहिम जारी की, और फिर उस एडवर्टीज़मेंट कंपनियों के थ्रू माली फ़वाइद हासिल किए। ये पहला इल्ज़ाम है जो मरियम औरंगजेब पे लगाया गया है। फिर इसके बाद जब वज़ारत का कलमबंद दिया गया मरियम औरंगजेब को साबका दौर में, तो उस वक्त इनको मिनिस्टर इनक्लेव में इनको रिहाइशगाह दी गई। तो इस रिहाइशगाह पर मरियम औरंगजेब ने 40 लाख रुपए कि जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम था वो करवाया। ये दूसरा इल्ज़ाम मरियम औरंगजेब पर लगाया गया है कि सरकारी कौमी ख़जाने से इंटीरियर डेकोरेशन का इन्होंने 40 लाख रुपए खर्च कर दिए कौमी ख़जाने से। जबकि तीसरा इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि गैर ज़रूरी जो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड करवाया गया है, जिसमें 6 करोड़ रुपए की लागत आई है उस अवार्ड के इनकाद में, और इसमें गुलकारों, फ़नकारों और दीगर जो लोगों को उनको मदऊ किया गया था। फिर इनके जो सफरी और यहाँ रहने के अखराजात थे उसकी मद में 2 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है कौमी ख़जाने से खर्च किए गए। फिर इस तरह के इसके अलावा जो वज़ारत के आखिरी दिनों में मरियम औरंगजेब ने पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपने वज़ारत के आखिरी दिनों में E7 सेक्टर F7 और सेक्टर E11 जो कि इंतहाई महंगे सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पर मकानात ख़रीदे इन्होंने, और इन मकानात की ताज़ीन और आराइश के लिए PID और के फ़ंड्स इस्तेमाल किए गए। जबकि जो सरकारी फ़ंड्स का इस्तेमाल अपनी जो घर ख़रीदे गए, मकानात ख़रीदे गए, इन पर ख़र्च किए गए। ये इसके अलावा जो 5वां इल्ज़ाम है मरियम औरंगजेब पे वो है कि स्टेट मीडिया में PTV में जो है मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया वर्कर जो हैं या कारकुनान जो हैं जो एक्टिव थे या जो इनके करीब थे उनकी भर्तियाँ की गई। इसी तरह जो ज़हूर बल्लास जो कि PID के एक मुलाजिम थे उनको मरियम औरंगजेब ने गैर कानूनी तौर पर अपने जो उनके इख्तियारात थे उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए DMD PTV लगा दिया, जो कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और जो इस तरह की जितनी भी भर्तियाँ उनके खिलाफ भी जो है नैब तहक़ीक़ात वो कर रहा है। जबकि छठा इल्ज़ाम
मरीम औरंगज़ेब पर यह आयद किया गया है, जिसकी नैब की जानिब से तहक़ीक़ात की जा रही है कि सरकारी गाड़ियों का जो है वो गलत इस्तेमाल और निजी इस्तेमाल किया गया। 2 होंडा सिविक गाड़ियाँ थी और 1 प्राडो, जो कि मरीम औरंगज़ेब ने अपनी जो वालदा हैं और भाई और अपनी एक खाला को दे रखी, जिन्होंने सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इसके हवाले से भी तहक़ीक़ात जो है वो नैब कर रहा है। जबकि 7वां जो मरीम औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसकी तहक़ीक़ात जारी है कि सरकारी फ़ंड से पार्टी के लिए तराने बनाया गया, पार्टी तराना बनाया गया, जो कि मुख्तलिफ अपनी इलेक्शन कैंपेन पे भी मुस्लिम लीग नून ने वो इस्तेमाल किया और जलसे जुलूसों में भी वो पार्टी तराना इस्तेमाल किया गया। जबकि आखिरी जो इल्ज़ाम है, 8वां इल्ज़ाम है कि PTV के जो 350 मुलाजमीन थे, उनकी पेंशन और मराद मरीम औरंगज़ेब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए रोक रखी थी। ठीक, इस हवाले से जब मरीम औरंगज़ेब से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि ये नैब चीफ जस्टिस इस बात का नोटिस लें कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, हम सियासतदान हैं, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं, कोई भी शख्स उठता है वो शरीफ इंसान पर इल्ज़ामात लगा कर वो नैब उसकी इंक्वायरी शुरू कर देता है। मरीम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है, मुतालबा किया है कि इन इल्ज़ामात से मुतालिक नोटिस लिया जाए। लाहौर से हनीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ साहब, पानी चोरी की रोकथाम के लिए हुकूमती प्लान सबूताज करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और बिलखुसूस जनूबी पंजाब में एक पैरेलल प्लान जो है वो इसी महकमे के अफसरान की जानिब से तरतीब दिया गया है। ये कहानी है क्या? कौन लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? जी, ऐसा है कि जब वजारत आपाशी का कलमदान सूबाई उनको मोहसिन लोगारी साहब को सौंपा गया तो उन्होंने मुख्तलिफ जो इजलास किए, उनमें जो का जो तयन किया गया, उनमें से जो अहम तरजीह ये भी थी कि पानी की चोरी की रोकथाम और इसके ज़िया के सदेबाब के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। इस हवाले से जो महकमा आपाशी के अफसरान हैं, उनकी एक टीम ने मुख्तलिफ मालूमात भी इकट्ठी की, खुफिया इतलात भी उन्होंने मसूल की। इस बिना पर एक महकमा आपाशी पंजाब में एक यूनिट है जिसका नाम प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है। इस यूनिट ने एक खुफिया इतलात और मालूमात की बुनियाद पर जनूबी पंजाब के कुछ स्टेशन पर छापे मारे। इन स्टेशंस में भावलपुर, भावलनगर और हरुणाबाद शामिल हैं। जब इन स्टेशन पर छापे मारे तो 1195 ऐसे मकामात पाए गए जहां पर पानी चोरी हो रही थी। जब उन्होंने ये देखा कि पानी चोरी हो रही है तो उन्होंने ये भी देखा कि ये इस पानी चोरी से कौन कौन अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इनके पीछे कौन कौन है। इस हवाले से उन्होंने मुकम्मल तहकीकात की तो उस दौरान इनके पास इंकिशाफ हुआ कि इस पानी में महकमा आपाशी के 2 एक्सियन, 4 STOs और 10 सब इंजीनियर्स मुलव्वस हैं, जिसकी बिना पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की गई और ये रिपोर्ट सेक्रेटरी आपाशी और मिनिस्टर साहब को भेजी गई। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर इन 16 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। जब इन अफसरान को मुअत्तल किया गया तो जो गिरदोनवा में जो दूसरे भी अफसरान थे जो मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी पानी चोरी करवा रहे हैं तो वो भी मुतहर्रिक हो गए। इनमें से जो मुअत्तल हुए, इनमें से कुछ 4 अफसरान और जो गिरदोनवा के अफसरान हैं, उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया जिसका मकसद ये था कि किसी न किसी तरीके से इस महकमा आपाशी को दबाव में लाया जाए और जो पानी चोरी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन जो स्टार्ट की जा रही है इसको रोका जाए। इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि महकमा आपाशी के जो अफसरान को दबाव में लाने के लिए प्रोटेस्ट किए जाएँ। पहले मरहले में ये जो प्रोटेस्ट होंगे भावलनगर, भावलपुर, हरुणाबाद और लाहौर में होंगे। हरुणाबाद में तकरीबन एक प्रोटेस्ट हो गया, लाहौर में भी हो रहा है। इसी तरह इस प्रोटेस्ट के तहत वो मिनिस्टर को दबाव में लाएंगे और इस प्रोटेस्ट के बाद उनका जो अगला जो प्रोग्राम बन रहा है, धरने का प्रोग्राम बन रहा है। उनका ये प्रोग्राम है कि महकमा आपाशी के लाहौर में महकमा आपाशी के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाए और मिनिस्टर साहब को दबाव में लाया जाए और अपने मुतालबात मनवाए जाएँ। उनका जो बेसिक जो मुतालबा होगा वो ये होगा कि जो PMI यूनिट है उसके जो अफसरान हैं उनको हटाया जाए या फिर उनके जो 1-2 अफसर हैं उनकी मर्ज़ी के लगा दिए जाएँ। इस हवाले से वो तैयारियां कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मामला इंतहाई अहम है। भट्टी साहब, इससे पहले भी इन मामलात को हम अपने प्रोग्राम में उठाते रहे हैं, लेकिन ये जो लॉबिंग बन चुकी है कि एक जानिब हुकूमत प्लान बना रही है, दूसरी जानिब महकमे के लोग ही लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि आप एहतजाज करें। और इससे पहले हमने किसानों वाली तहरीक में भी हम ये सारा सिलसिला देख चुके हैं, बिलखुसूस जनूबी पंजाब में जब वो शुगर मिल्स लगाई गई
अब ये मामलात क्या बुनियादी वजह पानी ही है जिसकी वजह से ये किसान, ये लोग सफ़र कर रहे हैं? फैसल देखिए, वैसे तो और भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन पानी चोरी पंजाब के अंदर बहुत बड़ा संगीन मसला है। सिंध के साथ साथ पंजाब के अंदर भी, पंजाब के अंदर पहली मरतबा 62 जिम्मेदार इस सारे मामले में इन्वॉल्व होते हैं और महकमा पाशी के अफसरान की मिली भगत उसके अंदर शामिल होती है। और एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसके मुताबिक इस महकमे के मुख्तलिफ मुलाजमीन और अफसरान समाही और शशमाही बुनियादों के ऊपर जिम्मेदारों से भत्ता वसूल करते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले 2-3 रोज़ से आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कराची में बिलखुसूस गैस बहरान है और पूरे मुल्क में ये खबर आग की तरह, जंगल में लगी आग की तरह फैली है। अब इस पर काबू पाने के लिए एक हिकमत अमली सामने आई है और मौसम सरमा में गैस बहरान से निपटने के लिए पेट्रोलियम डिवीज़न ने निजी कंपनी की बड़ी पेशकश कबूल कर ली है। गैस नेटवर्क कोड के तहत कोड की मंजूरी दे दी गई है और अब थर्ड पार्टी गैस को इंपोर्ट करेगी, गैस को सिस्टम में शामिल करेगी। भट्टी साहब, ये तो इसकी डिटेल्स भी दें, जो नई कंपनी अब गैस सिस्टम में शामिल कर रही है, लेकिन इससे पहले गलती कहाँ पे हुई कि आपके यहाँ एक बहरान की कैफियत होगी? फैसल, गलती वहाँ पर हुई जिसकी निशानदेही हमने गुज़श्ता 5 माह से अपने प्रोग्राम में मुसलसल कर रहे थे, लेकिन अब जब ये गैस का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और बेकाबू हो गया और कराची के अंदर बदतरीन सूरत हाल का सामना है, ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि सनती कमर्शल सार्फिन और CNG सार्फिन को भी गैस की किल्लत का सामना है। ऐसे मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया, इंक्वायरी का सिलसिला भी जारी है। लेकिन उसके साथ साथ कराची के अंदर, जैसे कि हमने 2 रोज़ कबल कहा था कि ये बहरान अब 2-3 दिन के अंदर नहीं टलने लगा, चूंकि बहरान उस वक्त खत्म होगा या बहरान की शिद्दत में उस वक्त कमी आएगी जब आप कराची को और सिंध के दीगर बड़े शहरों को इजाफी गैस फराहम करेंगे, या वो गैस जो सिस्टम से निकली है वो एक मामूली मिकदार उसकी 50 से 60 MMCFD वो है जो 2 फील्ड से कम हुई थी, चूंकि वहां पर गुज़श्ता 4 से 5 माह के दौरान जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन की एक परसेंटेज थी कि 5% आपने प्रोडक्शन करनी होती है। फर्नेस ऑयल लॉबी ने डेलिबरेटली उस प्रोडक्शन को 30% तक ले जाया गया था, जो कि खिलाफ ज़ाब्ता था। उसके बाद उनके पास स्टोरेज की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो गैस की प्रोडक्शन भी कम कर दी गई। दूसरा सबसे बड़ा मसला था जो हम LNG इंपोर्ट कर रहे थे। जब हम LNG इंपोर्ट करते हैं तो सदरन की गैस, सिंध की गैस को हम पंजाब की जानिब डाइवर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट एक स्वैप अरेंजमेंट के तहत जो इंपोर्टेड LNG जो गैस है, यानी कि LNG है, उसको रिगैसिफिकेशन करने के बाद सुई सदरन गैस सिस्टम कंपनी के सिस्टम में उस गैस को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक बैलेंस मेंटेन किया जाता था। लेकिन फिर जब हमने देखा कि गैस इंपोर्ट करने वाली पावर डिवीजन के मातहत कंपनी PLL ने का कार्गो जब अचानक कैंसिल करवाया गया फर्नेस ऑयल लॉबी और पावर डिवीजन की मिली भगत से, उसके नतीजे के अंदर इस गैस बहरान बेकाबू हुआ और उसके नतीजे में सनतें बंद होना शुरू हुई और लोगों ने एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे दी। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि वजीर पेट्रोलियम सरवर खान साहब आज वो पहुंच रहे हैं कराची, लेकिन सरवर खान साहब के जाने से गैस की फराहमी बेहतर नहीं हो सकती। पाइपलाइन के अंदर जब तक आप इजाफी गैस इंजेक्ट नहीं करेंगे, गैस का बहरान मौजूद रहेगा। इस हवाले से जब ये सारे मामला टेकअप हुआ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सख्त नोटिस लिया, गैस कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील करने का फैसला हुआ, तो इस मौके के ऊपर एक और इदारा जिसने गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को गैस लाने की इजाजत नहीं दी थी, टेक्निकली अमली तौर के ऊपर उनके अंदर सामने रुकावट डाली गई थी, क्योंकि उस वक्त शायद अब्बासी साहब को इस बात का खतरा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर गैस लाने में कामयाब हो गया, वो गैस खरीदेंगे खुद, फरोख्त खुद करेंगे, सिर्फ नॉर्दर्न और सदर्न का गैस नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेट सेक्टर से इतलात मौसूल हुई थी कि जो हुकूमत जिस रेट के ऊपर LNG लेके आ रही है वो उसके मुकाबले में सस्ती तरीन गैस ला सकते हैं। इस खतरे के पेश नज़र प्राइवेट सेक्टर को गुज़श्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान की मार्केट के अंदर गैस फरोख्त करने की उनकी राह में रोड़े अटकाए गए, रुकावट डाली गई। और ये आखिरी रुकावट किसने डाली थी? ये रुकावट फैसल अब्बासी साहब डाली थी ओगरा ने। ओगरा की जानिब से चूंकि जो गैस नेटवर्क कोड का नोटिफाई करने थे उनको ताखीर से दो चार किया गया। लेकिन मुल्की मफाद के ऊपर किसने कंप्रोमाइज किया, जिसकी वजह से आज घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, फैक्ट्रियों की चिमनियां जलना बंद हो गई हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स बंद है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बदतरीन मुश्किलात का सामना है, उन्होंने अपने टारगेट मीट करने हैं और लेकिन वो सारा पूरा सेटअप डिस्टर्ब हुआ है। तो अब कौमी खजाने पर बोझ भी पड़ता है।
तो इस सारे मामले को बहुत तफसीली जानने की जरूरत है। लेकिन अच्छी डेवलपमेंट ये है कि पेट्रोलियम डिवीजन ने, वफाकी हुकूमत ने इस निजी कंपनी UGDC की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हें कहा गया कि बिल्कुल ठीक है, आप गैस इंपोर्ट कीजिए, पेमेंट करना आपकी जिम्मेदारी होगी। ये पूरा LNG का कार्गो हुकूमत के हवाले किया जाएगा और हुकूमत इसको फरोख्त करेगी और बाद में जब मौसम सरमा की शिद्दत में कमी आएगी, हुकूमत जो अपनी सस्ते दाम के ऊपर LNG इंपोर्ट करेगी तो फिर वही गैस इस प्राइवेट सेक्टर को डाइवर्ट कर दी जाएगी। तो एक अच्छी तजवीज़ है, तो इसके कुछ दिन लगेंगे जिससे ये इस बहरान को काबू करने में ये माविन साबित होगा ये LNG का कार्गो। और उसके साथ 17 दिसंबर को LNG का वो कार्गो जो मनसूख कर दिया गया था और पाकिस्तान LNG लिमिटेड के MD की काविशों से बगैर जुर्माने की अदायगी के उस कार्गो को दोबारा दिसंबर के लिए ही रिशेड्यूल करवा लिया गया था। वो कार्गो दिसंबर 17 को कराची पहुंचेगा। 1 से 1.5 दिन में उसकी रिगैसिफिकेशन हो जाएगी, तो उसके बाद कराची के शहरियों को कुछ सुख का सांस मिल सकेगा। बड़ी साहब, आप कह रहे हैं कि कराची के लिए अब गैस का बहरान जो है वो टलने वाला है और इन लॉन्ग रन ये जो कंपनी है, इस कंपनी जिसके साथ अभी मुआहिदा किया गया है 2 साल के लिए ये मामलात रोकेंगे, लेकिन उज़्मा आदिल साहिबा ही उस 4 रुकनी कमेटी को हेड कर रही हैं जो इस गैस बहरान की तहकीकात कर रहा है। एग्जैक्टली ये तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नॉलेज में ये मामला पहले नहीं था, जिसकी वजह से उनको इस कमेटी का चेयर हेड बनाया गया। लेकिन अच्छी बात है, माजी की गलतियों का तदारुक होना चाहिए, लेकिन उन अफराद का, उन शख्सियात का, उस मेंटेलिटी का भी पॉइंट आउट होना जरूरी है कि जिन्होंने मुल्की मफाद के ऊपर इंडिविजुअल्स के मफाद की प्रोटेक्शन की, उस चीज का जायजा लेना भी जरूरी है। लिहाजा कल तक जो इंक्वायरी कमेटी है अपना काम मुकम्मल कर लेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कराची के शहरियों की मुश्किलात कम होने वाली है और हमें गैस चाहिए, दरामदी गैस चाहिए, लेकिन सस्ती तरीन ये गैस चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस निजी कंपनी की उस तजवीज़ का भी गौर करना चाहिए जिन्होंने सालाना बुनियादों के ऊपर मजीद कार्गोज भी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। भट्टी साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया। इकराम होती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सेनेट की कमेटी बराए मवासलात कार्रवाई इसकी क्या हुई है? बिलखसूस बलोचिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे खासी यहाँ बहस हुई है। होती साहब जी, ये जो मवासलाती कमेटी है सेनेट की, कल इसमें 2 मामला सामने आए जो बड़े खौफनाक हैं। एक तो ये है कि बलूचिस्तान की एक सिंगल सड़क बन रही है जो 18 करोड़ रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से बन रही है। दूसरा ये कहा गया कि खुजदार के करीब एक डैम है, कोल डैम, उस डैम में 7.5% काम हुआ और 42.7% फंड्स रिलीज कर दिए गए। जब ये 2 मामला सामने आए तो हमने मालूम करने की कोशिश की कि ये सारा काम जो दूसरे सूबों में किस तरह हो रहा है। 14.5 करोड़ रुपए, 14 करोड़ 50 लाख रुपए 1 किलोमीटर, पंजाब में 13 करोड़ 40 लाख रुपए 1 किलोमीटर, खैबर पख्तूनख्वा में 13 करोड़ 20 लाख रुपए 1 किलोमीटर और सिंध में 11 करोड़ 10 लाख रुपए फी किलोमीटर। जबकि ये सारी सड़कें इन सारों सूबों में आज से सिर्फ 10 साल पहले 3.5 करोड़ रुपए फी किलोमीटर में बन रही थी। ये जो जंप है 10 करोड़ रुपए का और 12 करोड़ रुपए का फी किलोमीटर सड़क बनाने का सिंगल, ये आया और इस पे एक भी प्लानिंग कमीशन ने कभी एतराज नहीं उठाया। और कल जब ये मामला सामने आया तो उनसे मालूम किया गया कि आपने ये एतराज क्यों नहीं इस पे उठाया, तो उनके पास, प्लानिंग कमीशन के पास, वजारत खजाना के पास कोई जवाब नहीं था। उस पर मैंने प्लानिंग कमीशन के बड़े अफसरों से अलहदा से मुलाकात की और उनसे पूछा कि भाई ये मामला जो है ये अगर इस तरह चलता रहा तो पाकिस्तान के पास तो फंड ही नहीं रहेंगे, चंद प्रोजेक्ट्स में चले जाएंगे और बाकी जो फंड्स हैं, जो काम है, मंसूबे, उनके लिए तो पैसे ही नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका जो सवाल है वो छोटा है, मामला इससे ज्यादा बड़ा गंभीर है। तो मैंने कहा क्या बात है इसमें? उन्होंने कहा कि जी 4 ट्रिलियन यानी कि 4200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं इस वक्त जिनके लिए रकम मौजूद नहीं है। वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बाकायदा मंजूर हो चुके हैं, वो 5 साल का बजट खा जाएंगी हमारा आइंदा। हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। और एक और जो उससे भी ज्यादा खौफनाक बात बताई वो ये कि चूंकि उन मंसूबों में पैसे जो कि छोटे मंसूबे थे और ज्यादा पैसे दे दिए गए और उसमें पैसे हड़प कर लिए गए, तो अब सूरत हाल ये है कि किसी भी सूबे के पास पाकिस्तान में अब वो बजट नहीं है जिसके जरिए वो मंसूबा शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वफाक से रकम लेते हैं। किसी भी सूबे के पास अब
कोई बड़ा मंसूबा या दरमियानी मंसूबा शुरू करने के लिए पैसे ही नहीं है। और बलूचिस्तान का तो ये हाल है कि वो कोई छोटे से छोटा मंसूबा भी शुरू करने के लिए उनके पास स्टार्टिंग। बहुत शुक्रिया इकराम साहब आपका, सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, कासिम नवाज अब्बासी आपका और दीगर नुमाइंदगान का भी। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।